1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन मेवाड़। लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। मिडिवल हो रखी ना आप, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन दिल्ली का पहला राजा है जो साउथ इंडिया पर अटैक कर गया। अलाउद्दीन से पहले वालों ने साउथ पर कभी अटैक, कारण है आप कभी ज्योग्राफी में नोटिस करेंगे तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक पर्वतमाला विंध्याचल, इसलिए विंध्याचल से नॉर्थ अलग हो जाता है साउथ। और जब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं था तो नॉर्थ में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं होगा और साउथ में बैठ के नॉर्थ कंट्रोल। पर अलाउद्दीन खिलजी इस मामले में दुस्साहसी निकला और उसने कहां पर अटैक कर दिए थे? साउथ। अब जो दिल्ली वाला साउथ पर अटैक कर गया तो दिल्ली के नजदीक राजस्थान है, राजस्थान पे तो पक्का करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पे अटैक किया या मेवाड़ पर अटैक किया, तो उसका एक कारण था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। ये वो समय था, यदि आपने मिडिवल पढ़ी है तो इस समय भारत पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, है ना, मंगोल अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे तैसे करके मंगोलों को रोक रहा था। अलाउद्दीन के दिमाग में था खुदा ना खास्ता कल को मंगोल दिल्ली पर कब्जा कर जाएं तो अपने जाएंगे कहां, तो उसे आसपास में कोई सेफ हाउस चाहिए था, ऐसा कोई किला चाहिए था जहां पर बैठ के मंगोलों के खिलाफ लड़ सके। चित्तौड़ का किला इस मामले में बेहतरीन है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ किला, दुश्मन कैसे भी किले के अंदर चढ़े। अलाउद्दीन को लगा मेरे पास ही किला हो, कल को मंगोल आ जाए, दिल्ली खाली करनी पड़े तो मैं कहां जा सकता हूं और चित्तौड़ में बैठ के क्या कर सकता हूं? युद्ध कर सकता हूं। युद्ध को बोलते हैं समर। युद्ध को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका मतलब चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व था। चित्तौड़ किले कैसा महत्व था? सामरिक शब्द किससे बना है? किससे बन सकता? इंग्लिश वाला शब्द और अच्छा है, स्ट्रेटेजिक। क्या है? अब आप कई बार मेरे पास आते हो, सर अब तो पेपर आ गया, स्ट्रेटेजी बता दो, है ना। क्या रणनीति होनी चाहिए? रण का मतलब युद्ध, जहां पे युद्ध की नीति बनाई जा सके वो क्या है? रणनीति। अपने आप के अंदर आज अपना युद्ध क्या है? पेपर। उस समय का युद्ध क्या हुआ करता था? हथियारों से। अलाउद्दीन जानता है कि इस किले में बैठ के युद्ध अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि इस किले का कैसा महत्व है। देखो, चित्तौड़ का किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़ फोर्ट इज लोकेटेड ऑन हाई हिल। चित्तौड़ का किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़ फोर्ट इज लोकेटेड ऑन हाई हिल। चित्तौड़ का किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। चित्तौड़ फोर्ट इज लोकेटेड ऑन हाई हिल। अतः इस किले का सामरिक महत्व था। सो दिस फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अतः इस किले का सामरिक महत्व था। सो दिस फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अतः इस किले का सामरिक महत्व था। सो दिस फोर्ट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। किले का कैसा महत्व था? आप कभी मैप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अपने राजस्थान के साउथ में पड़ता है मेवाड़, फिर मेवाड़ के इस साइड में पड़ता है गुजरात, मेवाड़ के इस साइड में पड़ता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का मालवा, और अपने से ठीक ऊपर इधर पड़ता है दिल्ली। जो भी दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता गुजरात मालवा पे कब्जा कर ले। कहां कब्जा कर ले? गुजरात और मालवा। क्यों? गुजरात मालवा में पैसे है, कारण मैंने बताया था। गुजरात के इस साइड में अरब सागर है, अरब सागर है तो इसका मतलब उनका विदेशी व्यापार होगा। जो पानी के पास होंगे वो क्या करेंगे? विदेशी व्यापार। मालवा में आप पढ़ते हो काली मिट्टी है भाई साहब, बहुत अच्छी, इसलिए फसलें बहुत अच्छी होती है। फसलें अच्छी होगी तो टैक्स ज्यादा, व्यापार ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा, टैक्स ज्यादा राजा के पास तो सेना ज्यादा, सेना ज्यादा तो साम्राज्य का विस्तार। तो जो दिल्ली में राजा बनता है वो कहां कहां पे कब्जा करना चाहता है? गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा जाने का दिल्ली से जो रास्ता था वो मेवाड़ होके जाता था। कहां होके जाता? पर गुजरात मालवा दिल्ली से दूर पड़ते, इसलिए कोई राजा दिल्ली बैठ के गुजरात मालवा को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन दिमाग लगाता है, अलाउद्दीन लगाता है कि यदि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर लूं, चित्तौड़ पे कब्जा कर लूं, तो चित्तौड़ में अपना एक बंदा छोड़ दूंगा, वो कहां पे कंट्रोल कर लेगा? गुजरात। वो कहां पे कंट्रोल कर लेगा? चित्तौड़ की या मेवाड़ की लोकेशन ट्रेड रूट पर है। किस पे है? व्यापार का मार्ग जाता है। कौन सा व्यापार का मार्ग? दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से मालवा। हर राजा उस समय चाहता था व्यापार के रूट जो उन पे कब्जा हो।
रूट पे कब्जा होगा तो व्यापार अपना, व्यापार अपना तो टैक्स अपना, टैक्स अपना तो धन अपना, धन अपना तो सेना बड़ी, सेना बड़ी तो अपने साम्राज्य का क्या हो जाएगा, विस्तार। अलाउद्दीन इस ट्रेड रूट पे क्या करना चाहता है, कब्जा। कौन कौन से ट्रेड रूट, दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात, देखो चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग, या मेवाड़ लिखो, मेवाड़ भाई पूरा मेवाड़ के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। मेवाड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। मेवाड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। मेवाड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। मेवाड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। मेवाड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। मेवाड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है, उस समय अपने मेवाड़ का राजा था, उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था, रतन सिंह का पिताजी राजा था, रतन सिंह के पिताजी का नाम क्या था, समर सिंह। कहां का राजा है, मेवाड़। अलाउद्दीन कहां जा रहा है अटैक करने के लिए, गुजरात। कब की बात है, तो दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता किसके अंदर से, मेवाड़। आप किसी के राज्य के अंदर से होकर जाएंगे तो उससे परमिशन मांगेंगे, तो अलाउद्दीन ने किससे परमिशन मांगी, समर सिंह। भाई मैं गुजरात जा रहा हूं, जाने की जगह देते। समर सिंह ने कहा नाथी का बाड़ा थोड़ी, ऐसे कैसे जा सकता है यार, हमारा इलाका है। तो उसने कहा तो क्या करना पड़ेगा, तो समर सिंह ने कहा टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, टोल टैक्स। आज भी लगता है, आप जयपुर से जोधपुर जाते हो, रास्ते में 10 जगह सरकार टोल टैक्स लेती है। सरकार कहती है हमारी रोड के ऊपर से जाओगे टैक्स दो। समर सिंह ने सेम कहा, मेरे रास्ते पे जाओगे तो मेरे को क्या देना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, मैं राजा तू राजा, इतना तो भाई बंधु चलता ही है। समर सिंह ने कहा टैक्स दे, चुपचाप चला जा। अलाउद्दीन बेचारा टैक्स देता है, गुजरात जाता है, जम के लूटता है गुजरात को, अपना धन लेके दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन तो इस बात को शायद भूल भी जाता, पर भाई साहब जनता जीने नहीं देती जी। अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के कहता कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा हूं, और जो आगे आगे उसके मंत्री बैठे रहते वो मुंह के हाथ लगा लगा के हंसते, कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन किस बात की हंसी आ रही तुम्हें, हो गया वो कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात याद है, वो टोल टैक्स होता ना एक। अलाउद्दीन को लगता है यार जब तक मेवाड़ से बदनामी लिया ये लोग हंसते रहेंगे। अलाउद्दीन दिल्ली में सिंपली गली में घूमे तो बच्चे पीछे जावा लगा था, टोल टैक्स है, लिखो। 1299 ईस्वी में, इन 1299 एडी, 1299 ईस्वी में, इन 1299 एडी, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, मेवाड़ के समर सिंह ने, समर सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के समर सिंह ने, समर सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। किससे कर वसूल लिया था, अलाउद्दीन खिलजी से। किसने, समर सिंह। अलाउद्दीन कहां जा रहा था, अब मुझे बताओ, समर सिंह अलाउद्दीन से टैक्स ले लेता है, तेज सिंह बलबन को हरा देता है, जैतर सिंह नासिरुद्दीन महमूद और इल्तुतमिश दोनों को हरा देता है, तो मेवाड़ शक्तिशाली हो रहा है कमजोर हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ये कैसे चाहेगा कि दिल्ली के ठीक पास में मेवाड़ और मेवाड़ शक्तिशाली हो जाए। हर राजा चाहता है कि उसका पड़ोसी कभी भी शक्तिशाली होना, तो अलाउद्दीन मेवाड़ की जो बढ़ती हुई शक्तियां उनको क्या करना चाहता है, कंट्रोल, दबाना चाहता है उनको। लिखो, अगला कारण लिखो, अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल राइजिंग पावर ऑफ मेवाड़। अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल राइजिंग पावर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था। वांटेड टू कंट्रोल राइजिंग पावर ऑफ मेवाड़। ये भाई मुख्य मुख्य कारण है, पढ़ो देखे क्या क्या कारण, दोबारा पढ़ो एक बार। अलाउद्दीन साम्राज्य का, चित्तौड़ के किले का कैसा महत्व है, वो कौन से मार्ग पर स्थित है, व्यापारिक मार्ग। कौन से व्यापारिक मार्गों पे, और समर सिंह ने गुजरात जाते समय क्या ले लिया था, और मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को। मुख्य मुख्य कारण तो ये। फिर एक आपका फेवरेट कारण लिख लो लास्ट में, लिखो पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। वरना आपको लगेगा सर ओरिजिनल कारण तो बता ही नहीं रहे। पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी।
पर यदि कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया था, पहले ऊपर वाले 5 लिखने हैं, लास्ट में जगह बचे तो पद्मिनी लिखनी है। हालांकि मुझे पक्का यकीन है यदि ये क्वेश्चन आ गया पद्मिनी लिखोगे, क्योंकि बाकी तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे, तुम्हें सबसे पहले यही याद रहेगा और तुम यही लिखोगे अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी की सुंदरता थी। सुंदरता के चक्कर में कई बार अटैक हो जाते हैं, अब भी ऐसे अटैक यदा कदा देखने को मिल जाते हैं। पर फिर आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार सर ने कहा था कारण दूसरे हैं, पर आपको कारण याद आएंगे नहीं तो आप वापस लिखोगे। हालांकि कई अन्य कारण भी जिम्मेदार थे, लेकिन फिर भी सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। और ध्यान रखना है, बाकी कारण लिखने आई समझ में, ठीक है। अब भाई अलाउद्दीन ने अटैक किया, तो अपने यहाँ लड़ने के 2 तरीके थे। एक तरीका तो यह था कि यदि आपकी सेना बराबर है तो मैदान में जाके लड़ो, जैसे भूताला का युद्ध, पहले तो तुम्हें जयतर सिंह लड़ लिया आमने सामने जाके उसके अंदर। पर यदि आपकी सेना कम, और कम भी वैसे कि भाई बराबर का मतलब है कि दुश्मन के पास 10,000 है, तुम्हारे पास 8,000 है, 7,000 है, लड़ लिया आमने सामने जाके, या उसके पास में 15,000 है, तुम्हारे पास 10,000 है, लगभग बराबर सी सेना लड़ ली जाके। पर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास है 8,000, दुश्मन लेके आ गया 1,00,000, तो आपको पता है कि अपनी पार तो पड़ेगी नहीं। अपने किले इसलिए ऊंचे ऊंचे बनाए हुए थे, इतने मजबूत किले बनाए हुए हैं कि भाई किले के अंदर अगला घुस नहीं सकता। तो अपने को पता चला अलाउद्दीन 1,00,000 फौज लेके आ गया, अपने पास 8,000 है, अपने मैदान में जाके लड़ना नहीं है, किले के गेट किए बंद, अब किले के अंदर बैठे। सारी की सारी पब्लिक जो होती है उसको अंदर शिफ्ट कर लेते। आप चित्तौड़ का किला कभी देखने के लिए जाओ, उसके अंदर खेती होती है, लिविंग फोर्ट है वो। कैसा फोर्ट है? तो पूरी पूरी पब्लिक को अंदर आ जाओ, क्योंकि पब्लिक यदि बाहर रहेगी तो राजा पर वो बाहर जो बंदा है वो परेशान करेगा। आप पब्लिक अंदर, राजा की सेना अंदर, किले के गेट बंद किए, अंदर बैठे। दुश्मन नीचे आके बैठा है, दुश्मन ऊपर चढ़ नहीं सकता, ऊपर चढ़ने लगे तब तो ऊपर से आप भाटे मारो तो भी मार दो। इसलिए आप दुश्मन वेट करता कि किले के दरवाजे कब खुलेंगे, एक न एक दिन तो इनको किले के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, खोल के बाहर आएंगे तब मैं इनको मार दूंगा। अच्छा, अपने ये कहते हैं हमें बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं, हमारे किले के अंदर अनाज पड़ा है, किले के अंदर पानी पड़ा, तो हम बाहर क्यों जाएं, व्यवस्था अंदर हो रखी है। अब दुश्मन बाहर महीने भर 2 महीने बैठा रहता, फिर उसको लगता है कि यार पार पड़ेगी नहीं, तो बेचारा चुपचाप यहां से उठ के चला जाता। अलाउद्दीन इस बार 8 महीने बैठ गया था। कितने महीने बैठ गया? 8 महीने तो उसने गहरा डाल दिया था बाहर। अब 8 महीने गहरा डाला, बाहर से कोई सप्लाई अंदर हो नहीं सकती, अंदर का सामान कभी तो खत्म होगा। फिर जब पूरी पब्लिक अंदर बैठी है तो फिर सामान समाप्त होना ही है, तो अनाज और पानी समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? अनाज और पानी। अब 2 तरीके हैं, या तो भूखे प्यासे मरो या लड़ते हुए मरो। फिर उन 8,000 आदमियों के अंदर बैठे हुए लगता है कि नहीं यार भूखे प्यासे नहीं मरेंगे, अब हम लड़ते हुए मरेंगे। भले हम 8,000 लड़ते हुए मारे जाएंगे, और ये भले 1,00,000 लेके बैठा है, हम इसके खूब सारे मार के मरेंगे। और ऐसी जो लड़ाइयां आपने, उन लड़ाइयों के नतीजे वैसे हैं कि 8,000 अपने वाले लड़ते हुए मारे गए, पर अगलों के 16 मारे, 24 मारे, 32 मारे, यूं भयंकर एक एक आदमी को 4-4 मारे वैसे। और मैं कहता हूं ये आप खुद पे भी कभी अप्लाई कर लेना। भले मैं कहता हूं आप अकेले हो और 5 आदमी आपको मारने के लिए आ गए, और आपको पक्का पता है मैं तो मरूंगा, आप कैसे भी जिंदा बचूंगा नहीं, आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा कि इनके 2-3 लेके मरूं, हथियार नहीं तो बट के बरलूं पर खा जाऊंगा, है ना, कैसे न कैसे खाऊं पर इनको बाइल। हर आदमी सोचेगा यार मैं मर रहा हूं तो इनका कुछ तो नुकसान करूं, तो आपने फिर लड़ाइयां ही होती। पर अब इन लड़ाइयों में एक दिक्कत दूसरी आई। पहले अपनी जो भी लड़ाइयां थी, राजाओं की जब आपस में लड़ाई होती है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, क्या हो सकता है इस लड़ाई में? ये राजा इस राजा को हरा देगा, ये राजा इस राजा को मार देगा, ऐसा ही कुछ होगा। हरा दिया, मार दिया, कुछ भी कर लिया, तो इसका मतलब ये राजा उसके किले पे कब्जा कर लेगा, उसकी राजधानी पे कब्जा कर लेगा। पर कब्जा करने के बाद जो हारा हुआ राजा है उसको कहता तेरे परिवार को ले रवाना हो यहां से, भाग, ये राजधानी मेरी आज के बाद। या वो राजा मर गया तो उसके परिवार का निकलो यहां से, आज के बाद ये जगह हमारी है यहाँ पे, और तुम हमारे अंडर हो, टैक्स दिया करो, या यहाँ से जाओ तुम्हें जहां जाना हो। या तो राजा का परिवार कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाता, या वहां बैठ जाता और उनके अंडर में काम करने लग जाता, यही हो सकता है। अब जब ये तुर्क आए थे ना, तुर्कों का सिस्टम बाद में दूसरा था। उनका यह था कि किले पे कब्जा करो, कब्जा करने के बाद महिलाओं के बलात्कार करो, महिलाओं को उठा के ले जाओ, महिलाओं को बेच दो, ले जाके मार्केट लगाया जाए महिलाओं की। ये अब दुर्गति की स्थिति थी। इससे पहले अपने महिलाओं और बच्चों के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं था। महिलाओं के, बच्चों के और सामान्य जनता की लड़ाई सेना की और सेना की होती है आपस में, जनता की लड़ाई जनता अपना काम करती रहे, उससे किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राजा राजा आपस में लड़ेंगे, राजा हार गया तो जो नया राजा आएगा वो जनता से टैक्स ले लेगा, जनता कहती भाई ठीक है। इसलिए अपने हिंदी में मुहावरा है, कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाए हमें कोई हानि नहीं, क्योंकि हमें तो क्या देना है, टैक्स। पर जब ये तुर्क आए तो अपने मुहावरे बदल गए। अब ये था कि ये 8,000 आदमी जब बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, अगलों के 22 मार दिए, 24 मार दिए, 30 मार दिए, पर अगला तो 1,00,000 लाया था, 70,000 तो फिर भी बच गए। अब वो 70,000 किले के अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो सबसे पहले राजा के परिवार की महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे, महिलाओं के रेप किए जाएंगे, बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा, दिल्ली ले जाके बेचा जाएगा उनको। अब ये स्थितियां बड़ी विकट थी। अब क्या किया जाए? तो फिर ये एक तरीका आया कि महिलाओं ने कहा भाई दूसरा आदमी हमारे आगे टच भी कैसे करे,
और टच छोड़ो, हमें देखे भी कैसे दूसरा आदमी, इससे अच्छा हम ही मर जाए। जब ये 8,000 आदमी मरेंगे बाहर जाते लड़ते हुए, तो उनका परिवार सोचता है कि दूसरा आदमी उठा के लेके जाएगा, उससे अच्छा तो हम खुद ही मर जाए। इसलिए महिलाएं आग लगा लिया करती, उसको बोलते जोहर। क्या बोलते? तो अपने आप एक नई परंपरा आई, कैसी लड़ाइयों से पहले महिलाएं क्या कर लिया करती, सारी महिलाएं अग्नि में जल जाती। फिर जितने पुरुष होते वो केसरिया कपड़े पहनते, कैसे कपड़े पहनते, और वो बाहर लड़ने के लिए जाते। अब उसको पता है कि मैं मरूंगा पक्का, क्योंकि हम 8,000 इनके सामने वालों से कैसे भी जीत ही नहीं सकते। उसे ये भी पता है कि ये जो सामने खड़े, इनके चक्कर में मेरे परिवार की महिलाओं ने क्या कर लिया। तो मुझे लगता है यार इसके चक्कर में मेरा परिवार मरा है, इसके चक्कर में मैं मरूंगा, इनको तो मैं मार के मरूंगा। तो फिर अपने इन लड़ाइयों के रिजल्ट भयंकर वाले रिजल्ट है कि खूब ही लोगों को 8,000 मरते, पर वो कोई 25,000 को मार गए, 30,000 को मार गए। इन लड़ाइयों को संयुक्त रूप से बोलते थे साका। क्या बोलते थे? तो अपने मिडिवल में एक नई प्रकार की लड़ाइयां आई। लड़ाइयों क्या बोलते, पहले किले में प्रबंध करते अपने, यदि बाहर वाला किले के बाहर से चला जाता तो ठीक है, यदि नहीं जाता, अनाज पानी समाप्त हो जाता, तो बाद में क्या किए जाते, साके। महिलाएं क्या करती उसमें, और पुरुष क्या करते,